दोस्तों 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली फॉरेन बायलैटरल विजिट कहां पर होती है? रशिया में। 8 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं रशिया में और उनके पहुंचने के बाद रशियन मीडिया लगातार ये बोलना शुरू कर रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं पीएम मोदी की इस विजिट से रशिया में जो हुई है। अब वो जेलस हुए या नहीं हुए वो तो बाद की बात है, लेकिन इस विजिट के कुछ ही दिन बाद ये अनाउंसमेंट होती है कि अब नरेंद्र मोदी जाएंगे यूक्रेन में। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये बेसिकली वो रशिया की विजिट से बैलेंस करने के लिए वो यूक्रेन में जा रहे हैं कि रशिया कहें तो यूक्रेन भी जाना पड़ेगा। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इंडिया जो है रशिया यूक्रेन के बीच में एक पीस ब्रोकर की तरह सामने आ सकता है, शांति की बातचीत करवा सकता है दोनों के बीच में। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इंडिया जो है वो अमेरिका के प्रेशर में आकर के यूक्रेन में गए हैं, कि रशिया गए हो वहां पे इंडिया ने कुछ ज्यादा डील अमेरिका के प्रेशर में आकर के, इसलिए अब वो यूक्रेन भी जा रहे हैं ताकि बात बैलेंस कर सके और अमेरिका कहीं नाराज ना हो जाए। लेकिन इस सबके बीचों बीच इंडियन प्राइम मिनिस्टर पोलैंड भी जाते हैं। अब देखो, वैसे यूक्रेन जाने के लिए आपको पोलैंड से तो होकर के जाना ही पड़ेगा, आज की डेट में डायरेक्ट तो यूक्रेन को जा नहीं सकता है, लेकिन फिर भी पोलैंड जो है भारत के लिए कैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है और कैसे पोलैंड रशिया का भी एक ऑल्टरनेटिव बन सकता है इंडिया की वेपन्स मार्केट के लिए। इंडिया जितना अपना वेपनरी इंपोर्ट करता है रशिया से और इंडिया जो अपनी वेपन्स की मार्केट में एक्सपोर्ट भी करना चाहता है, उसके लिए भी कैसे पोलैंड भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर बन सकता है। क्या हुआ इस यूक्रेन की विजिट में और रशिया की विजिट में, आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, पहले तो ये जान लेते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रशिया में इस विजिट से हुआ क्या क्या। देखो, इंडिया जो है दोस्तों दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का। दुनिया में अगर कोई देश सबसे ज्यादा अगर कोई वेपन्स इंपोर्ट करता है बाहर से तो वो इंडिया देश है, अपनी सुरक्षा के लिए करता है, और उसमें से 65% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आता है। लेकिन आजकल ये जो डिफेंस इक्विपमेंट का जो इंपोर्ट है ये थोड़ा सा खराब चल रहा है रशिया के साथ, क्योंकि रशिया ने जब से यूक्रेन के साथ युद्ध स्टार्ट किया है इंडिया को देने वाली डिलीवरीज जो है काफी स्लो हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ चाइना जो डिमांड कर रहा है रशिया से वो बिल्कुल ऑन टाइम पे हो रहा है। जैसे रशिया से यूक्रेन से युद्ध होने के बहुत पहले ही इंडिया ने रशिया को S-400 डिफेंस सिस्टम्स का डिलीवरी दे रखी थी, कि पैसे दे दिए हमने रशिया को कि अब आप हमें S-400 डिफेंस सिस्टम दे दीजिए हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन उसकी डिलीवरीज बहुत ही ज्यादा लेट हो रखी है और आज तक नहीं हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो चाइना और रशिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, नो लिमिट्स फ्रेंडशिप एग्रीमेंट जिसको ये बोलते हैं, उसके तहत रशिया जो है चाइना को हर चीज ऑन टाइम डिलीवर कर रहा है, लेकिन इंडिया की डिलीवरीज बहुत ज्यादा लेट हो रही है। तो इससे बातचीत हुई। दूसरा, जब ये सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर लगाए कि ये डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते ट्रेड करने के लिए, लेकिन इंडिया को रशिया से बहुत ज्यादा सस्ते दाम में एनर्जी मंगानी थी, जैसे ऑयल वगैरह चीजें हो गई, और उसके लिए अब क्योंकि डॉलर्स का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, तो उसमें रशिया और इंडिया ने एक रास्ता निकाला कि अगर इंडिया कोई पेमेंट रशिया को करेगा तो वो रुपीज में करेगा, हमारा जो इंडियन रुपी है उसमें करेगा। और उसके लिए रशिया ने हमारे इंडिया में एक वॉस्त्रो अकाउंट भी खुलवाया था। वॉस्त्रो अकाउंट दोस्तों फॉरेन कंट्रीज इंडिया में खुलवा सकती हैं अगर उन्हें कोई ट्रेड करना है इंडिया के साथ हमारी करेंसी के अंदर, और उस अकाउंट के अंदर इंडिया उस कंट्री को सारी पेमेंट करेगा, उसको वॉस्त्रो अकाउंट बोलते हैं। लेकिन इम्बैलेंस यहाँ पर दोस्तों ये आ गया कि इंडिया जितनी भी पेमेंट रुपीज में रशिया को कर रहा था, और अगर रशिया कुछ भी इंडिया से मंगवा रहा है तो रशिया इंडिया को उनके रूबल में पेमेंट करेगा। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है वैसे रशिया की करेंसी है रूबल। लेकिन दिक्कत यहाँ पर दोस्तों ये आ गई कि जितना इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है उतना रशिया इंडिया से इंपोर्ट नहीं करता। तो रशिया के पास इंडिया के बहुत सारे रुपीस इकट्ठे हो रखे हैं और उनको नहीं पता कि वो उसको खर्च कहाँ पे करें, क्योंकि रुपीस फिलहाल के लिए इंडिया में ही वो ट्रेड कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ रशिया जो है इंडिया के ऊपर ये दबाव लगातार बना रहा है काफी सालों से कि आप हमारे को रुपीस में पेमेंट मत करो, आप चाइनीज करेंसी में पेमेंट हमारे को कर दो, क्योंकि हम रुपीस का भला करेंगे क्या। रशिया ऐसा कहता है कि रुपीस को हम और कहीं खर्च तो कर नहीं सकते हैं, आपसे हम उतना इंपोर्ट करते नहीं है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक पाइल इकट्ठा हो रखा है रुपीस का और हमें नहीं पता हमें उससे क्या करना है। तो आप हमारे साथ चाइनीज करेंसी में पेमेंट हमारे को कर दो, और क्योंकि चाइना से हमारा बहुत अच्छा ट्रेड है तो हम वहां पे उसका हमारा यूज में आ जाएगा। लेकिन इंडिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है कि हम भला चाइनीज करेंसी में पेमेंट क्यों करें, हम रूपी को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। और इस चीज को लेकर के भी मीटिंग हुई इंडिया की रशिया के साथ कि आप चाइना के इतने ज्यादा करीब क्यों आ रहे हो, आप हमारे साथ ट्रेड करो। और इस मीटिंग के बाद कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स भी आई कि इंडिया और रशिया का जो ग्लोबल ट्रेड है, जो बायलैटरल ट्रेड है, वो $100 बिलियन तक जा सकता है।
अब दोस्तों इंडिया और रशिया की जो मीटिंग हो रही है उसके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज का रिएक्शन आना तो बनता ही है, उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा, और उनका रिएक्शन आया भी। अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी के साउथ एशिया के जो इंचार्ज हैं डोनाल्ड लू, उनका रिएक्शन यहाँ पर ये आता है कि इंडिया की जो रशिया में विजिट हुई है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है उनके लिए। अब डिसअपॉइंटिंग क्यों है? रीज़न उसका ये देते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको शोभा नहीं देता कि वो एक वॉर क्रिमिनल से लाकर के गले मिले। अब दोस्तों वैसे देखा जाए तो यही चीज़ उनके खुद के ऊपर भी अप्लाई होती है। यूएसए जो अपने आप को डेमोक्रेसी का रखवाला बताता है दुनिया भर में, वो खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ पर होस्ट करते हैं। अब वैसे तो इंडिया इजराइल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया कभी भी इजराइल के खिलाफ इस जो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है उसके अंदर बोलता नहीं है कभी। लेकिन अगर वो ये आर्ग्यूमेंट इंडिया की तरफ देते हैं कि इंडिया एक वॉर क्रिमिनल पुतिन के साथ दोस्ती कर रहा है, तो उसके बदले में यूएसए भी तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपने यहाँ पर होस्ट कर रहा है, लेकिन उस चीज़ पर ये कुछ नहीं बोलते। और दूसरी तरफ इन्हीं डोनाल्ड लू से जब पाकिस्तान को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान को लेकर के आपकी क्या स्ट्रेटजी है, तो उसमें ये बोलते हैं कि चाइना जो है जो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, वो उनका पास्ट हो चुका है, वो भूतकाल बन चुका है चाइना उनका, हम पाकिस्तान का भविष्य है, पर हमारी इन्वेस्टमेंट चालू होगी पाकिस्तान में। China is the past in terms of investments in Pakistan. We are the future. अब रिसेंटली दोस्तों यूएसए ने पाकिस्तान को कुल $450 मिलियन का एक मिलिट्री पैकेज भी ऑफर किया था, जिसके तहत पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको अपग्रेड कर सके। अब दोस्तों यहाँ पर आप इनकी हिपोक्रेसी बड़ी आसानी से देख सकते हो। एक तरफ ये इंडिया को मना कर रहे हैं कि रशिया के साथ डील मत करो, वो एक वॉर क्रिमिनल है जस्ट बिकॉज कि रशिया यूएसए का दुश्मन है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये हमारे को बोलते हैं कि ये वॉर क्रिमिनल से हम दोस्ती कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को अपने यहाँ पर होस्ट करते हैं, पाकिस्तान को मिलिट्री पैकेज ऑफर करते हैं। तो मतलब हम इनके दुश्मन से जाकर के ना डील करें, लेकिन ये हमारे दुश्मन को खुलेआम ये मिलिट्री पैकेज ऑफर करते रहें, इस तरह का इनका एटीट्यूड है। अब इस मीटिंग जो रशिया इंडिया की जो मीटिंग ये हुई, इसकी टाइमिंग इतनी क्रिटिकल क्यों थी? क्रिटिकल दोस्तों इसलिए थी क्योंकि जिस समय ये मीटिंग हो रही थी उसके ठीक सेम समय के अंदर ही यूएसए के अंदर पूरा नेटो समिट हो रहा था। नेटो क्या होता है आपको पता ही होगा, वैसे मैं बता देता हूँ दोबारा आपको, मैंने पिछले अपनी वीडियोस में बहुत बार बता रखा है। नेटो दोस्तों एक मिलिट्री अलायंस है जिसको यूएस उसका लीडर है, और इन सभी मिलिट्री अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं, लगभग कुल 39 मेंबर है इस मिलिट्री अलायंस के, जिनमें से इन सभी देशों ने एक प्रण ले रखा है। प्रण इन्होंने ये ले रखा है कि अगर इनके मेंबर देश पर किसी ने भी अगर हमला किया तो ये सारे इकट्ठे होकर के उस सामने वाले देश के ऊपर धावा बोल देंगे। यानी बिल्कुल भाईचारे वाला अलायंस है एकदम ये, और ये चीज इनके आर्टिकल 5 में लिखी हुई है। तो इसीलिए अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो लगातार इंडियन गवर्नमेंट को ये मीटिंग को रीशेड्यूल करने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे कि तुम्हारी जो रशिया के साथ मीटिंग होने वाली है इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, क्योंकि हमारी भी सेम टाइम पर नेटो समिट हो रहा है यहाँ पर, तो इससे गलत मैसेज जाएगा कि एक तरफ इनका नेटो का मीटिंग हो रही है और दूसरी तरफ इंडिया और रशिया मीट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि इंडिया यूएसए का एक सो कॉल्ड एलाई है। तो इसलिए यूएसए बार बार इंडिया को बोल रहा था कि इस मीटिंग को रीशेड्यूल कर दो, लेकिन क्योंकि ये मीटिंग फिर भी उसी दिन पर हुई जिस दिन उनका नेटो समिट हो रहा था, तो उसके रिएक्शन में फिर डोनाल्ड लू की इस तरह की बातें निकल करके आती। अब दोस्तों जैसे ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे हैं रशिया के अंदर, तो वो एक स्टेटमेंट देते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल है, शांति के साथ है इंडिया, पीस डिप्लोमेसी डायलॉग, इसी चीज़ को इंडिया शुरू से सपोर्ट करता आ रहा है, तो इंडिया इसी की तरफ है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए यूएसए की जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, एरिक गारसेटी जो है, वो एक बड़ा ही अच्छा कमाल का बयान देते हैं। वो ये बोलते हैं कि इंडिया जो है अब और ज़्यादा न्यूट्रल रहने का नाटक नहीं कर सकता, इंडिया को साइड चूज करनी पड़ेगी कैसे ना कैसे करके। इंडिया जो है अब और न्यूट्रल नहीं रह सकता जब उनके खुद के दरवाजे पर जब युद्ध खड़ा हो। एसेंशियली वो ये कह रहे थे कि इंडिया भी अब किसी एक युद्ध से दूर नहीं है, इंडिया को अब साइड चूज करनी पड़ेगी, या तो उधर जाओ या इधर जाओ। एसेंशियली उनके कहने का मतलब ये था, और इंडिया अब वॉर से दूर नहीं है ज़्यादा। अब वो ये क्या कह रहे थे, क्या वो इंडिया को किसी युद्ध में धकेलने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो इंडिया को अपनी साइड लेकर के आना चाहते हैं, या फिर वो इंडिया के अंदर रहते हुए, क्योंकि वो यूएसए के एम्बेसडर इंडिया में हैं, वो इंडिया को किसी एक अनवांटेड वॉर में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये तो आने वाले आगे समय में ही पता चलेगा। अब दोस्तों ये सब चूंकि यूएसए की तरफ से चल ही रहा था, इसी के बीच यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उनका भी क्रिटिसिज्म आना बाकी था।
उन्होंने भी यही सेम चीज कही यूएसए वाली कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक वॉर क्रिमिनल के साथ जाकर के गले मिल रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। ये सारी शांति की बातों को भंग करने के इक्वल है। जो रशिया यूक्रेन के बीच में जो शांति हो रही है, इंडिया तो उनको और बढ़ावा दे रहा है। इस तरह की ज़ेलेंस्की की तरफ से स्टेटमेंट्स आने लगती हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद इंडिया की तरफ से ये अनाउंसमेंट आती है कि अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है यूक्रेन जाएंगे। अब दोस्तों यूक्रेन जाने की अनाउंसमेंट तो हो जाती है, लेकिन यूक्रेन की विजिट के बीच में एक और देश है पोलैंड। अब देखो दोस्तों, डायरेक्टली तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन में जा नहीं सकता, उसको पोलैंड से होकर के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है तो सारे एयर स्पेस बंद हो रखे हैं, ना कोई फ्लाइट वहां जा सकती है। बाय एयर तो यूक्रेन कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या नॉर्मल लोग जा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो कि यूक्रेन विजिट कर रहे हैं, वो पोलैंड के रास्ते होकर के बाय ट्रेन वहां पर यूक्रेन में जा रहे हैं। अब क्योंकि पोलैंड तो जाना ही है और इसीलिए भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो पोलैंड में भी 2 दिन रुक करके आते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि इंडिया जो है दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेपन्स का, और उसके अंदर भी 65% हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है। लेकिन क्योंकि लेट डिलीवरीज हो रही हैं, हमने जो S-400 का उनको बोल रखा है, उनको पैसे भी दे रखे हैं हर चीज़ के, वो उसको 2-2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन डिलीवरी टाइम से हुई नहीं है। लेकिन चाइना को हर चीज़ टाइम से डिलीवर हो रही है। उनका जो एग्रीमेंट हुआ है, नो लिमिट्स एग्रीमेंट जो है, उसके भी आप पे। तो इसके लिए इंडिया को भी थोड़ा बहुत ऑल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा। अब क्योंकि इंडिया की जितने भी वेपन्स हैं, जो फाइटर जेट्स जैसे सुखोई हो गए या फिर T-90 टैंक्स हो गए, T-72 टैंक्स हो गए, उनका जो रिपेयर करने का जो उनका इक्विपमेंट है वो भी रशिया से आना है और उसको भी लेट हो रहा है काफ़ी। तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो चाहिए, और वो इस वक्त पोलैंड इंडिया के लिए बन सकता है। वो कैसे? अब देखो दोस्तों, पोलैंड के भी जो है काफ़ी बड़े एम्बिशंस हैं मिलिट्री। अब दोस्तों, बेसिकली हुआ ये है कि जब से ये यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से जो नेटो के ऊपर, जो नेटो के मेंबर्स हैं ऑलरेडी, उनका भी विश्वास कम होता जा रहा है कि अगर जैसे आज यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है, सब ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि पूरी हेल्प दी जाएगी, तुम लड़ो तो सही जा करके, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, लेकिन उतनी कोई बहुत बड़ी हेल्प मिल भी नहीं रही है। और इसीलिए जितने भी नेटो के मेंबर्स हैं, फिर चाहे वो पोलैंड हो गए, जर्मनी हो गए, फ्रांस हो गए, इनका जो विश्वास है अमेरिका के ऊपर से थोड़ा डगमगाने लगा है कि क्या कल को सच में अमेरिका हमारे बचाव में आएगा अगर कल को रशिया या कोई दूसरा हमारा एनिमी कंट्री हमारे ऊपर हमला करता है तो। और इसी डर की वजह से ये लोग खुद का अपना मिलिट्री बजट लगातार बढ़ाने में लगे हुए हैं। पोलैंड का जो दोस्तों इस वक्त वो अपने 4% ऑफ GDP सिर्फ अपने मिलिट्री पे खर्च कर रहे हैं, पर अगले साल का उनका टारगेट है 5% ऑफ GDP खर्च करना। पूरे नेटो कंट्रीज जितने भी हैं उसमें से सबसे ज्यादा इस वक्त पोलैंड अपने मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहा है, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर पोलैंड बनकर के सामने आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया के भी वेपन्स की मार्केट में एंटर करने के लिए काफी अच्छे एम्बिशंस हैं। हमारे जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो तेजस फाइटर जेट है, जो पिनाका रॉकेट्स हैं, जो स्वाति रडार सिस्टम्स हैं, इंडिया जो हमने खुद बनाए हैं, इनको बाहर बेचने के लिए मार्केट करना चाहता है। तो पोलैंड भी एक अच्छी मार्केट बनके सामने आ सकता है। और दूसरी तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिपेयर करने की जो इक्विपमेंट्स है जो कि रशिया से नहीं आ पा रही हैं, पोलैंड जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा, वो खुद भी रशियन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान पोलैंड जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री था और USSR के साथ में था वो। अब कोल्ड वॉर क्या है मैं आपको दूसरी वीडियो में मैंने बता रखा ऑलरेडी, आप ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं वो वीडियो को। पोलैंड जो है वो USSR के साथ खड़ा होता था कोल्ड वॉर के दौरान, और उनके पास भी इसीलिए काफ़ी सारे रशियन मेड वेपन्स हैं। तो उनसे हमें वो रिपेयर करने का इक्विपमेंट मिल सकता है, और वो हमारे रशियन मेड वेपन्स जो हैं, जो कि रशिया अभी डिलीवरी टाइम से नहीं कर पा रहा है उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनके इक्विपमेंट्स के लिए, वो पोलैंड हमारे साथ यहाँ पर दे सकता है। और इसीलिए पोलैंड और इंडिया के लिए रिश्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाते हैं। अब यहाँ पर जब पोलैंड से निकलकर इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? तो देखो दोस्तों, शुरुआत में तो मेन वही बातें होती हैं नॉर्मल, जो कि हमेशा से होती हैं कि शांति बनाए रखें, और इंडिया जो है रशिया यूक्रेन के बीच में एक शांति का एक ब्रोकर बन सकता है। एक शांति स्थापित करने के लिए बातचीत हम आपस में आप दोनों ही करवा सकते हैं अगर आप चाहो तो। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है दोस्तों। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, वो ये चाहते हैं कि अगर शांति हो तो उनकी टर्म्स पे हो। जो डोनेट्स्क और लुहांस्क नाम का जो एरिया है, जो कि रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, यूक्रेन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वो एरिया पूरा वापस हो। और दूसरा, 2014 से जो क्राइमीरिया का जो एरिया है, जो कि रशिया ने कब्जे में कर रखा है, एक रेफरेंडम करा करके
उसको भी कहते हैं कि यूक्रेन में वापस आना चाहिए, लेकिन रशिया उस चीज को मानने को तैयार होता नहीं है। अब दोस्तों आज से कुछ ही महीने पहले 15 से 16 जून के बीच में एक पीस समिट हुआ था रशिया यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। अब इस समिट के अंदर सबको बुलाया गया था, इंडिया को भी इनवाइट किया गया था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना एक डेलीगेशन भेज दिया था। अब सब इनवाइट हुआ है यहाँ पर, एक डिक्लेरेशन जो एंड में समिट के बाद जो होता है उसको सब देशों ने साइन करा, लेकिन ऐसा कौन सा देश था जिसको इनवाइट नहीं किया गया? वो था रशिया। पीस समिट हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, लेकिन रशिया को इनवाइट नहीं किया गया। अपनी साइड से ही पीस समिट की शर्तें भी डिसाइड हो रही हैं और किस जैसे पीस यहाँ पर होगा, अभी किस टर्म्स पे पीस होगा वो भी अपना पे डिसाइड हो रहा है। तो इसी वजह से इंडिया ने उसका जो डिक्लेरेशन हुआ था, जो समिट होने के बाद जो एक फाइनल डिक्लेरेशन सामने आता है कि ये हमने डिसाइड किया इसके अंदर, उसको इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया था। इंडिया का स्टांस वहां पर यह था कि भाई रशिया को भी बुला के साथ में बिठाओ, तभी कोई पीस समिट एक्चुअल में हो पाएगा। तो इंडिया का यहाँ पर ये स्टैंड रहता है और इसीलिए प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर गए तो उन्होंने बार बार ये बात रिपीट करी कि अगर पीस होगा तो यूक्रेन की टर्म्स पे पीस होगा। यहाँ पर ऐसे वैसे हम नहीं करने वाले, हमारे को डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्राइमिया तीनों वापस चाहिए रशिया से। और यहाँ पर यूक्रेन जो है रशिया के ऊपर भी काफी प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि हाल ही में न्यूज आई थी कि बहुत सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स ऑफिशियली रशियन टेरिटरी में घुस करके हुड़दंग मचा रहे हैं। हुड़दंग इसीलिए क्या बताया दोस्तों, वो रशिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट कब्जे में करने की सोच रहे हैं, क्योंकि रशिया ने भी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कब्जे में कर रखा है और यहाँ पर रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है यूक्रेन के द्वारा। लेकिन इंडिया का स्टैंड दोस्तों हमेशा से यही है कि दोनों आपस में बैठ के शांति बनाए रखो। और ये जो यूक्रेन की विजिट हुई है इसको लगभग दोस्तों सभी ने प्रेज ही किया है। अच्छा, हैरानी वाली बात यह है कि चाइना भी इसको प्रेज कर रहा है, जो कि हमेशा इंडिया को मॉक करता रहता है, जो कि इंडिया की हर चीज में बुराई करता है, जिसमें उनको तो कुछ हजम हो ही नहीं सकता ऐसे इंडिया की कोई अच्छी चीज अगर हो रही है यहाँ पे। लेकिन इस बार पता नहीं उनके मुंह से भी अच्छे स्वर निकल रहे हैं कि इंडिया शांति स्थापित करना चाहता है दोनों के बीच में। खैर दोस्तों, देखते हैं कि आगे इस पूरे सिनेरियो में क्या होता है इंडिया, यूक्रेन, पोलैंड, रशिया के बीच में। लगता नहीं कि वैसे शांति अभी इतनी जल्दी स्थापित होएगी, क्योंकि दोनों रशिया यूक्रेन कह रहे हैं कि उनकी टर्म्स पे शांति स्थापित होनी चाहिए। कॉमन ग्राउंड ढूंढने को दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। खैर देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अगर वीडियो में कुछ नया जानने को मिला तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, पसंद आई तो लाइक भी जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।